हेलो बच्चों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स के उस्ताद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक के सॉल्व्ड प्लस अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला सॉल्व्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें डेटा एनालाइज करते हैं, फॉर्मूला सोचते हैं क्या लगेगा और उसके बाद क्वेश्चन शुरू करता है, ठीक है। एक फ़ैन है बच्चों जो कि रोटेट हो रहा है 90 आरपीएम से। कितने से? अब ये आरपीएम क्या है? रिवोल्यूशन पर मिनट। क्या बोलेंगे इसको? रिवोल्यूशन पर मिनट। अब लेकिन याद रखिए, रिवोल्यूशन पर मिनट बात कर रहा है, तो मिनट जो है वो हमारा एसआई यूनिट नहीं होता है, सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आरपीएम को आरपीएस में। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आरपीएम टू आरपीएस कैसे कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहली बात तो आप आरपीएम इसको ऐसे लिखना समझ लो कि ये रिवोल्यूशन पर मिनट ऐसा होता है। ये कैसा होता है? रिवोल्यूशन पर मिनट। अब मुझे बताओ, मिनट को अगर सेकंड कन्वर्ट कर दूं, एक मिनट मतलब कितना सेकंड होता है? बराबर। तो अगर मैं क्या करूं, ये मिनट की जगह पर 60 सेकंड कर दूं, तो ये हो गया ना रिवोल्यूशन पर सेकंड, यानी डिवाइड बाय 60 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिवाइड बाय 60। मतलब एक शॉर्टकट आप क्या है, देखो अगर मैथमेटिकली देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से करना पड़ता है, अदरवाइज आप डायरेक्ट कैसे याद रखोगे आरपीएम टू आरपीएस? ऐसे। समझ आ रहा है? मतलब अगर जो भी चीज़ आपको, जैसे 90 आरपीएम है तो 90 को डिवाइड बाय 60 कर दूंगा, तब जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिवोल्यूशन पर सेकंड में। अच्छा, ये क्या है? दिस इज दी फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? फ्रीक्वेंसी है। देखो यहाँ पर एक सेकंड में कितने बार वो गोल घूमता है, रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अभी एक फैन है, एक सेकंड में वो 50 बार गोल घूम रहा है, तो 50 उसका क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गया। अपन क्या बोलेंगे? 50 हर्ट्ज बोलेंगे। समझ में आ रहा है? और वही आरपीएस में भी बोलेंगे, तो आरपीएस में जो बोल रहे हैं वो हर्ट्ज में। समझ में आ रहा है? उसको हर्ट्ज भी बोल सकते हैं अपन, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अंडरस्टूड? आरपीएम वाले को हर्ट्ज नहीं बोलूँगा, क्योंकि एसआई यूनिट हर्ट्ज है ना, तो एसआई में क्या हो जाएगा? आरपीएस बोलना पड़ेगा, तब वो हर्ट्ज होगा। खैर, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये जो 90 आरपीएम दिया है, दिस इज योर एन। क्या है ये? एन, स्मॉल एन। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम लोग, देखो आप डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर फ्रीक्वेंसी के सिंबल कहीं पर एन इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर एफ इस्तेमाल करते हो, और कहीं पर थर्ड वन जो है आपका न्यू इस्तेमाल करते हो। लाइट वाले चैप्टर में आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल जो है वो न्यू इस्तेमाल किया जाता है, बराबर। यहाँ पर एन इस्तेमाल करते हैं। आप आगे सुनिए। इट इज़ देन स्विच्ड ऑफ। आपने क्या कर दिया? 90 आरपीएम से गोल गोल घूम रहा था और आपने क्या कर दिया? उसको बटन बंद कर दिया, तो क्या सडनली स्टॉप हो जाता है? नहीं ना। ये धीमे धीमे ड्यू टू इनर्शिया जो है, ये धीमे धीमे इसकी स्पीड कम होगी, बराबर है। अच्छा, ये ऑफ होने से पहले, मरने से पहले कुछ चक्कर और लगाएगा, नहीं लगाएगा? समझ में आ रहा है? अच्छा, तो आपने इसको ऑफ कर दिया। ये पहली बात तो ये दिमाग में याद रखो, यहाँ पर आपका रिटार्डेशन वाली कहानी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। अच्छा, कौन सी स्पीड की बात करेंगे यहाँ पर? एंगुलर स्पीड, गोल घूम रहा है, गोल घूमने वाली स्पीड, एंगुलर स्पीड। इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवोल्यूशन। कितने चक्कर लगाया स्टॉप होने से पहले? फिर भी 21 चक्कर लगा लिया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर कैपिटल एन। क्या है ये? कैपिटल एन। समझ में आ रहा है? ये नंबर ऑफ रोटेशन है, इसको कैपिटल एन सिंबल से बताते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये 21 रोटेशन में कितना एंगल कवर करेगा, तो क्या बोलेंगे आप लोग? पहले एक चक्कर के बारे में सोचो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से ऐसे एक बार गोल घूमता है, यहाँ पर आया, 360 एंगल हो गया। कितना हो गया? 360। रेडियन में बोलो? 2 पाई। मतलब एक चक्कर में 2 पाई एंगल कवर करता है। कितना एंगल कवर करता है? अच्छा, दो चक्कर लगाएगा तो, हाँ, तो 2 × 2 पाई। 3 चक्कर लगाएगा तो, समझ, अगर ऐसे एन चक्कर लगाता है तो
बराबर है। तो थीटा का क्या हम लोग फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एन इंटू टू पाए, ऐसे लिख सकते हैं एन इंटू टू पाए, लेकिन बाद में चल के इसको मैं टू पाई एन ऐसे कर दूंगा। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको कि क्यों लिखा गया? थीटा इज इक्वल टू क्या? टू पाई एन। इस फॉर्मूले का अंडरस्टैंडिंग क्या हो गया? एक चक्कर में टू पाई एंगल, दो चक्कर में टू इंटू टू पाई, तीन चक्कर में थ्री इंटू एन चक्कर में एन इंटू टू पाई, जिसको टू पाई एन लिख दूंगा। तो हियर योर एन इज नंबर ऑफ रोटेशन, और थीटा क्या है? एंगल कवर्ड इन एन रोटेशन। अंडरस्टूड? ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, बहुत काम का है। क्या पूछ रहा है हमको? कैलकुलेट टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप अज्यूमिंग दैट फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। समझ आ रहा है? अच्छा, अब यहां पर जो है ना, ये सब चीज़ हो गई। ये आप कन्वर्जन जो है ना यहीं पर डेटा में मैं लिखवा देता हूँ। ओके। अच्छा, ये जो यहाँ पर टॉर्क कांस्टेंट है, इसका क्या बताना चाह रहा है? सुनो, टॉर्क का फॉर्मूला आप लोग ने आगे पढ़ा होगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ऐसे पढ़ा है कुछ? बराबर है। तो टॉर्क इज कांस्टेंट मतलब अल्फा भी आपका क्या है? कांस्टेंट है। और जब अल्फा कांस्टेंट होता है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, लीनियर मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, 10th में भी किया हुआ है आपने। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा हुआ है, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये लीनियर मोशन के लिए हो गया, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसे ही हमारे पास एंगुलर है, बराबर है। तो कंपैरेटिवली आपको याद करना होता है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको याद कर लेंगे आप, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ आपको शॉर्ट में, ठीक है। आप लोग का पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब सुनो बात को, ये लीनियर हो गया। अब यही एंगुलर में कैसे कन्वर्ट होता है, सुनो। v की जगह आ जाएगा आपका ओमेगा, क्या आ जाएगा? u की जगह आ जाएगा ओमेगा नॉट। समझ आ रहा है? a की जगह आ जाता है अल्फा, और ये टी ऐसी रहेगा। अंडरस्टूड? टाइम लीनियर एंगुलर नहीं होता है, टाइम। s की जगह आ जाएगा आपका थीटा ओमेगा नॉट टी, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इधर पे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर टू अल्फा थीटा। इतनी कहानी समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ से ना मैं अल्फा के दो फॉर्मूले निकाल के, जैसे ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, और एक ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ दोनों ही फॉर्मूले से मैं अल्फा का फॉर्मूला निकालता हूँ, ठीक है। बिकॉज अल्फा इज कांस्टेंट, टॉर्क कांस्टेंट मतलब अल्फा कांस्टेंट, ठीक है। टॉर्क इज कांस्टेंट यानी यहाँ पर जो अल्फा जो है आपका रिटार्डेशन है। खैर मैं अभी उसकी साइन लेकर कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि दोनों में साइन कैंसिल ही हो जाता है। तो ये भी कांस्टेंट है, और इस वजह से आपको क्लिक होगा कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं एंगुलर वाली, बराबर। चलो मुझे बताओ, इस फॉर्मूले से अल्फा का फॉर्मूला निकाल के बता सकते हो? ओमेगा नॉट को यहाँ भेजूंगा, फिर टी अपॉन में आ जाएगा, यानी यहाँ से अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन व्हाट? टी। ये एक अल्फा का फॉर्मूला हो गया जहाँ पर टी आ रहा है। नीचे आ जाओ, क्योंकि आपको नंबर ऑफ रोटेशन दिया हुआ है, और नंबर ऑफ रोटेशन थीटा के फॉर्मूले में होता है, थीटा में होता है, ठीक है। और यहाँ मेरे पास देखो अल्फा है और थीटा भी है। यहाँ से बनाऊंगा अगर तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इधर आएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? टू थीटा। अब अल्फा तो कांस्टेंट है, चाहे इस फॉर्मूले से चाहे इस फॉर्मूले से, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? बराबर। अंडरस्टूड? चलो, अच्छा कुछ चीज़ें अभी मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर देना बच्चों। ये सिचुएशन में फैन ऑलरेडी घूम रहा है ना, कितने आरपीएम से? 90 आरपीएम से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फैन है
ठीक है, वो ऑलरेडी कितने से घूम रहा है बच्चों? तो ये शुरुआत वाला है ना, इनिशियल है ना, इनिशियल के लिए हम लोग आई भी लिख सकते हैं बेस पे, ये नॉट लगा सकते हैं, तो एन नॉट है क्या ये? तो एन नॉट आपका क्या है? 90 आरपीएम। समझ में आ रहा है? अच्छा, जिसको मैं कन्वर्ट करूंगा डेटा में भी बताऊंगा। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे, फाइनल इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 0 होगा। क्यों? स्विच ऑफ किया है भाई आपने। फैन रुका हुआ दिखाई दे रहा है आपको? वीडियो वालों को नहीं दिखेगा बराबर। तो फैन रुका है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 0 है। ओके, तो स्टॉप करने के बाद, मतलब स्विच ऑफ करने के बाद आपका फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। ये डेटा में कहीं लिखा हुआ नहीं है, आपको खुद इसका फील होना चाहिए। अंडरस्टूड? ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एन नॉट इज इक्वल टू वॉट? 90 आरपीएम। अच्छा, 90 आरपीएम को अगर मुझे आरपीएस में करना है, मैंने कन्वर्जन सिखाया ना शुरुआत में, डिवाइड बाय क्या करना है इसको? 60। तो किस में हो गया? डायरेक्टली आरपीएस में हो गया। ये कट जाएगा, ठीक है, इसको काटोगे आप 1.5 आएगा, 3/2 1.5, तो 1.5 आरपीएस। ओके, इसको सिंपली काट लेना आप। और एन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्या होगा आपका? फाइनल फ्रीक्वेंसी जो है वो 0। अंडरस्टूड? अच्छा, उसके बाद कैपिटल एन कितना लिखूंगा मैं? 21। आप चाहें तो रिवॉल्यूशन लिख सकते हैं ऐसे, 21 रिवॉल्यूशन। और टाइम निकालना है भाई, टी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, सोल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, इसको हटा दें। ये सब फॉर्मूले वगैरह यहाँ बता दिया मैंने, ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अगर ये याद है तो ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रिप्लेसमेंट सीख लो। अच्छा, अब मुझे बताओ, सोल्यूशन में अल्फा किसके किसके बराबर है? अल्फा बराबर है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी के भी बराबर है। ठीक है, अल्फा ऑल्सो इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन वॉट? 2 थीटा। सही है, मिटा दे रहा हूँ मैं इसको। अभी कहाँ से बनाया मैंने, यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि कहाँ से बनाया इक्वेशन। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये आपस में ये दोनों भी तो एक दूसरे के बराबर होंगे, नहीं होंगे? बराबर ना? अब इसको क्या करना है अपने को? चलो, इसका देखो, मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता है फॉर्मूला क्या होता है? ओके, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार माइनस में और एक बार क्या लिख देता हूँ? प्लस में लिख देता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर टी क्वेश्चन मार्क के ध्यान रखिएगा। अच्छा, और एक चीज़, थीटा की जगह क्या लिख देता हूँ मालूम है? फॉर्मूला बताया था अभी, 2πn लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? 2πn, जो कि 2 टू ज़ा 4πn हो जाएगा बराबर। अच्छा, मुझे बताओ, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट क्या यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया? अच्छा, फर्दर अगर आप देखें यहाँ पर, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ओमेगा का फॉर्मूला रखता हूँ। ओमेगा क्या होता है? 2πn फॉर्मूला होता है। ओमेगा क्या होता है? 2π स्मॉल n, 2π स्मॉल n। तो ओमेगा की जगह मैं लिखता हूँ 2π स्मॉल n प्लस, ये क्या हो जाएगा? 2π n नॉट। ओमेगा नॉट की जगह क्या होगा? बोलो। 2π n नॉट, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा? 2 टू ज़ा 4। आप चाहें तो ऐसे भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 इंटू 2π। चलो, अब जो है ना बच्चों, हम लोग वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दें, टी मिल जाएगा। चलो, ये स्मॉल एन कितना है बताओ? 0। एन नॉट कितना है? 1.5, और अपॉन में 2 इंटू 2π। ये कितना है कैपिटल एन? 21, और ये 1 अपॉन टी। मुझे टी पता करना है, तो बाद में इन्वर्टेंडो कर दूंगा। अच्छा, इसकी कहानी खत्म। ये कितना हो जाएगा आपका? 2π इंटू 1.5 ही रहने दो उसको बराबर। ये 2 इंटू 2π इंटू 21 ऐसे ही रहने दो। 2π से 2π क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं?
अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, टी चाहिए, तो इसको उल्टा कर दूं, ठीक है। तो अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर टी इज इक्वल टू, ये देखो 2 × ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 × 21 ये ऊपर चला जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 1.5। अब इसको काट लो, ए पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाया, 1 0 बढ़ाया, बराबर है। अब उसके बाद आप, ठीक है, आप स्मॉल टेबल से भी काट सकते हो, ठीक है। 5 3 ज़ा बोल सकते हैं, 5 4 ज़ा 20 और फिर उसके बाद 5 2 ज़ा 10, बराबर है। उसके बाद 3 1 ज़ा 3, उसके बाद बराबर है 14 और इंटू 2 28 हो गया सेकेंड। समझ गए बात को कैसे सॉल्व हुआ ये, चलिए करिए इसको फटाफट से। ठीक है, अगला सवाल हमारा इसी से रिलेटेड, इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, अनसॉल्व क्वेश्चन का, ठीक है। आ जाओ उसको अगेन डेटा देख लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि समहाउ एक कोई चींटी है, एंट है, वो साइकिल की व्हील होती है मालूम है, उस पर फंस जाती है बेचारी, ठीक है। उसकी कहानी, उसकी दुख भरी कहानी है ये क्वेश्चन में, बराबर। तो उसके रिम पर, रिम हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर बच्चों, ये आपका साइकिल का व्हील है, ठीक है। ये स्पोक्स ऐसे बना दिया मैंने, ओके। खैर इससे कोई लेना देना नहीं अपने को, मेन हमारी छूटी है बच्चों, ठीक है। वो बेचारी कॉकरोच दिखाई देगा आपको, लेकिन ये छूटी है, बराबर। चूहा दिख रहा है, अपना देखने का नज़रिया चेंज करो, मैंने पूंछ बनाया नहीं है बिना पूछ के बराबर। आगे सुनो, ओके। तो ये बेचारी फंस जाती है यहाँ पर, और किसी ने क्या किया, और साइकिल जो है ना वो डबल जो मिडल स्टैंड होता है ना उस पर खड़ी, तो आपको मालूम है ना बचपन में आप लोग ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। आप लोग को पता ही नहीं चला कि वहाँ चूटी बैठी हुई थी, उस पर न्यूमेरिकल बना हुआ है, समझ आ रहा है। तो उसकी दुख भरी कहानी किताबों में आ गई अभी, ओके। तो आप नहीं ऐसे साइकिल खड़ी रहती डबल स्टैंड, वो बराबर है, पुरानी साइकिल आती थी, भैया साइकिल बोलते हैं साइकिल का, हाँ एटलस की, और मतलब कंपनी हीरो की ऐसी, ओके। खैर, तो आप उसको ऐसे रोटेट करते हैं, तो अब साथ में कौन होगा, ये जो एंट है वो भी तो रोटेट करना शुरू करेगी, क्या, हाँ रोटेट हो रहा है ये, अब ये रोटेट करके बताऊं, यार तो भी कमाल करता है। चलो इधर सुनो, somehow an ant is stuck to the rim of bicycle, ठीक है। बाइसिकल साइकिल का व्हील है, जिसका डायमीटर कितना है बच्चों, पूरा डायमीटर कितना है 1 मीटर, तो रेडियस आप लिख सकते हो कितना 0.5 मीटर, तो ये हम लोग इतना डेटा में लिख सकते हैं। डायमीटर 1 मीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों 0.5 मीटर, ठीक है। आगे सुनो, वाइल द बाइसिकल इज ऑन सेंट्रल स्टैंड, बीच वाले मिडल स्टैंड पर है, सेंट्रल स्टैंड पर है, wheel is set into rotation and it attains a frequency of 2 revolution per second in 10 seconds। सुनो बात को, तो धीमे धीमे इसकी स्पीड बढ़ती है, और अब इसकी 10 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद इसकी जो फाइनल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई है
2 आरपीएस हो गई है। अब आरपीएस कहाँ लिखा हुआ है, देखो रिवोल्यूशन पर सेकेंड ऐसे लिखा हुआ है, तो 2 आरपीएस इसका क्या हो गया, फाइनल फ्रीक्वेंसी। शुरुआत में क्या रही होगी इसकी फ्रीक्वेंसी, सोचो 0। शुरुआत में तो रेस्ट पर था ना, चींटी आई बैठी, तुमको बोली चलो झूला झूलाओ, आप घुमाना शुरू कर दिए, बराबर। ओके, तो यहाँ पर हाँ भूकंप आ जाएगा, चींटी गिरेगी तो। n इज इक्वल टू, सुनो, 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ओके, और n नॉट 0 होगा। कैसे समझ में आ रहा है, तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी आपका 0 है, 10 सेकेंड के बाद, कितने टाइम के बाद, तो ये टोटल टाइम आपने कितना लगाया, 10 सेकेंड के बाद जो है ना रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी इतना हो गया। अच्छा, विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, और यहाँ पर अल्फा क्या है आपका, यूनिफॉर्म है। अगर अल्फा यूनिफॉर्म बोल देता है तो समझ जाइए कांस्टेंट ना, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हो, एंगुलर वाला जो भी मैंने 3 बताया था आपको। अच्छा, कैलकुलेट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द एंट इन दीज 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में ये चूटी जो है आपकी वो कितना रोटेशन करेगी, चीटी चूटी जो बोलना बोल, एंट, समझ में आ रहा है। पहिया करेगा, पहिया पे कौन बैठी है, उसके जो रिम है उसमें, तो पहिया जितना, तो आपको, आप जो निकालेंगे, आप क्या निकालोगे, आप तो पहिए का फ्रीक्वेंसी वो निकालोगे जो भी नंबर ऑफ रोटेशन वगैरह, और उसमें बैठा कौन है, चींटी बैठी है, तो चींटी का भी मिल जाएगा। कुछ कहानी समझ में आ रही है, चींटी गिरने वाला केस नहीं है यहाँ पर, समझ में आ रहा है, ओके। चलो, पहला सवाल क्या है बच्चों, कैपिटल एन निकालना है अपने को, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, एन इन कितने सेकंड में, 10 सेकंड में निकालना है। अच्छा, उसके बाद सुनो, दूसरा क्या निकालना है अपने को, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखो, टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन। सुनो बात को, फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, शुरुआत में ही स्पीड आपकी सेम रहेगी, शुरुआत में धीमी रहेगी, बाद में स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा सिचुएशन चलने वाला है, क्योंकि शुरुआत में आप धीमे धीमे, फिर बाद में स्पीड बढ़ाओगे, है ना। ओके, तो शुरुआत का एक रोटेशन करने के लिए, जो कि धीमे धीमे होगा, एक रोटेशन करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, कम लगेगा, जैसे लास्ट में जो है स्पीड बढ़ जाएगी हमारी, तो उसमें टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो यहां पर अपने को क्या निकालने बोला पता है, टी फर्स्ट लिख देता हूं उसको मैं, T1 भी लिख सकते हैं आप। व्हाट इज T1, फर्स्ट रिवोल्यूशन, यानी पहला रिवोल्यूशन करने के लिए, पहला रोटेशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज T1। अच्छा, उसके बाद फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन, फॉर एग्जांपल बच्चों ये 10 रोटेशन करता है, फॉर एग्जांपल कितना करता है, 10 रोटेशन, तो पहले रोटेशन जब करेगा तो कितना टाइम, दैट इज कॉल्ड एज T1, और लास्ट रोटेशन मतलब जब 10वां रोटेशन उसका चल रहा होगा, लास्ट, ठीक है, एक ही, लेकिन लास्ट का एक रोटेशन, उसमें कितना टाइम लगेगा। तो अभी सुनो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग को पहले ये पता होना चाहिए कि पूरे 10 रोटेशन में कितना टाइम लगेगा। मुझे बताओ टोटल टाइम कितना लिखा है अपन ने, 10 सेकेंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड में 10 रोटेशन करता है, तो 10 रोटेशन का टाइम मुझे पता चल गया, ठीक है। अच्छा, फिर मैं निकालूंगा 9 रोटेशन में कितना टाइम लगाता है, मैं क्या निकालूंगा, 10 रोटेशन में टाइम लगाया 10 सेकेंड, और फॉर एग्जांपल 9 रोटेशन में ये अगर लगाता है 9.5 सेकेंड, 9.5, तो आखिरी का एक रोटेशन, लास्ट रोटेशन कितने सेकंड में करेगा, 0.5 में करेगा। कुछ कहानी समझ आई क्या बोला मैंने। तो ये जो लास्ट, टी लास्ट कैसे निकालोगे आप, जो थर्ड क्वेश्चन है ना, बहुत ही ट्रिकी है, ध्यान रखो, टी लास्ट कैसे निकलेगा बच्चों, 10 रोटेशन का टाइम जो कि 10 सेकंड है, समझ में आ रहा है, ओके। और अब ये अपने को पता नहीं अभी फिलहाल कि कितना रोटेशन होगा, समझ में आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है ना, मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरीके से 10 रोटेशन होने वाला है, और माइनस, या इसको ना आप ऐसे करो, आपको अभी तो मालूम नहीं है कि 10 रोटेशन होने वाला है ना, तो टी लिखता हूं मैं इसको, ठीक है, और माइनस, ठीक है,
टी डैश लिख देता हूँ, जो कि आगे चल के क्या चेंज होने वाला है सुनो बात को। जब आपको पता चल जाएगा ना टोटल रोटेशन कितना है, तो ये आपका 10 रोटेशन के लिए टाइम रिक्वायर्ड है, और ये वाला क्या होगा, 10 से एक कम क्या होता है, तो 9 रोटेशन में जितना टाइम लगा हुआ है। 10 रोटेशन का टाइम पता है आपको 10 सेकेंड, 9 रोटेशन का अगर आपको पता है 9.5, तो माइनस करके लास्ट जो है रोटेशन कितने सेकंड में होगा, 0.5 में होगा, तो ये माइनस करके आएगा। अंडरस्टूड कैसे निकालना है इसको? ओके, तो T10 माइनस T9 अभी फिलहाल मैंने लिख दिया, लेकिन शुरुआत में आपको आप नहीं एनालाइज कर पाओगे। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करे रहोगे तो आपको पहले से पता रहेगा कि क्या करना है। अभी एक काम करते रुको, ठीक है, सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे बोल रहा है अल्फा कांस्टेंट है, लेकिन अल्फा मालूम, अल्फा कांस्टेंट है लेकिन अल्फा मालूम है अपने को, नहीं मालूम है। तो सबसे पहले ना बच्चों अल्फा निकालो। सबसे पहला काम, डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जंप करेंगे अपन, सबसे पहले अल्फा निकालेंगे, क्योंकि अगर अब मैं क्वेश्चन पे जंप करने जाऊँगा कैपिटल एन निकालने के लिए, ठीक है, तो मुझे अल्फा की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर अल्फा साइड में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इससे पहले हम लोग क्या कर ले रहे हैं, अल्फा, ये पूछा नहीं है लेकिन ज़रूरत पड़ने वाली है। अच्छा, अल्फा का फॉर्मूला आपको क्या पता है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट मालूम है, बाय क्या, टी। क्योंकि ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मुझे ये देखो एन गिवन है, एन और एन नॉट पता है, ठीक है, और टाइम पता हुआ है, तो ये लगाऊंगा तो अल्फा मिल जाएगा। अब बोलेंगे सर इसमें कहाँ एन है, ये देखो ओमेगा में छुपा होता है, 2 पाई एन माइनस 2 पाई एन नॉट अपॉन ओमेगा का फॉर्मूला याद रखो, सिंपल ओमेगा के ऊपर फॉर्मूला आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही काम का है, बहुत सारे चैप्टर में अपने को काम करता है। 2 पाई एन माइनस 2 पाई। अच्छा ये बताओ मुझे, मेरा एन कितना है, स्मॉल एन 2 है, और एन नॉट कितना है 0। अच्छा टाइम कितना लगाया हमने 10, 2 2 ज़ा कितना हो गया 4 पाई अपॉन क्या हो गया 10, और ये वाला टर्म क्या हो गया 0। इसकी कहानी खत्म, नहीं समझे? ओके, आप इसको अगेन इसको काट के, ठीक है, 2 पाई बाय 5 भी कर सकते हो, या आप चाहे तो 0.4 पाई भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 0.4 पाई। हो गया ये। अच्छा इसका अल्फा का यूनिट क्या होता है याद रखिएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जैसे एक्सेलरेशन का हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलो एक ये काम हो गया हमारा। अभी पहले सवाल पे चलते हैं, सुनो थोड़ा सा सोचो। कैपिटल एन निकालना है, कैपिटल एन थीटा में छुपा होता है, मैंने आपको शुरुआत में पहले न्यूमेरिकल में बताया, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई कैपिटल एन। अच्छा थीटा का कोई इक्वेशन ऑफ मोशन मत पता है आपको, एंगुलर वाले में थीटा इज इक्वल टू सेकेंड वाला, कौन सा वाला, सेकेंड, ठीक है, ये फॉर्मूला याद करो, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा नॉट टी, है ना, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, नहीं है? अच्छा मुझे बताओ ओमेगा नॉट मतलब 2 पाई एन, एन नॉट और एन नॉट 0 है, मतलब इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर ही बचने वाला है। थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 पाई कैपिटल एन लिख सकता हूँ, देखो वहाँ पर आ गया कैपिटल एन, अल्फा मालूम है, टी मालूम है, कैपिटल एन मिल जाएगा। आइए देखिए, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस, पूरा फॉर्मूला लिखिए आप, इसकी जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 2 पाई कैपिटल एन, इसकी जगह क्या लिखूंगा 2 पाई एन नॉट इंटू टी, एन नॉट की वैल्यू 0 है, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। अल्फा कितना है बच्चों 0.4 पाई, और यहाँ पर टी स्क्वायर, अभी वैल्यू एक्चुअल में सब्सटीट्यूट नहीं किया हुआ है हमने, एक काम करते रहो, 2 पाई कैपिटल एन, इसको डायरेक्ट 0 पुट कर दूं क्या, समझ में आएगा ना? ऊपर देखो यहाँ पर अपन ने किया हुआ ऑलरेडी, ओमेगा नॉट 0 हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ हाफ
0 प्लस हाफ, ठीक है, इधर पे अल्फ़ा टी स्क्वायर। चलो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, 2 पाई को ऐसे ही रहने दो, n ऐसे ही रहेगा, ये पता करना है। हाफ, ये अल्फ़ा बताओ 0.4 पाई है ना, और t आपको कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर आपको मालूम है 100 हो जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, लेफ्ट और राइट में क्या पाई से पाई कैंसिल हो सकता है? ओके, तो ये पाई से ये पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा 2 से अगर मैं इसको काटूं, देखो ये काटने वाला सिलसिला ज़रा चेक कर लीजिए अच्छे से, ये 0.2 नहीं हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 0.1, तो मतलब यहाँ पर सिर्फ बचा 0.1 इंटू 10 स्क्वायर मतलब 100 होता है बच्चों, बराबर। 0.1 से 100 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 10। 10 क्या आया, रिवोल्यूशन या रोटेशन। मैंने आपको क्या बोला था, कितना रिवोल्यूशन करेगा ये, 10 सेकंड में 10 रिवोल्यूशन करेगा। समझ में आ रही बात? चलो अभी ये मेरा हो गया पहला सवाल, जिसमें हमने नंबर ऑफ रोटेशन निकाल लिया। देखो किस तरीके से निकाल लिया। आगे बढ़े, अभी T1 और T लास्ट निकालना है। क्या निकालना है? फर्स्ट रोटेशन के लिए टाइम और लास्ट रोटेशन के लिए टाइम कितना लगेगा। तो अभी आपको समझ में आ गया 10 रोटेशन हो रहे हैं टोटल। कितने रोटेशन हो रहे हैं? 10 रोटेशन हो रहे हैं। तो मैंने पहले से ही यहाँ पर आपको बता रखा था कि 10 होगा, 9 माइनस कर, 10 रोटेशन के लिए टाइम है 10, 9 के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, माइनस कर दूंगा, T लास्ट मिल जाएगा। अंडरस्टूड? चलो पहले पूरा सॉल्व करवा दूं। चलो एक काम करो, लिखो। यहां पर अगेन हम लोग क्या करने वाले हैं, सुनो, सिर्फ फर्स्ट रोटेशन की बात करेंगे, थोड़ा सा फील करके बात करिए। देखो फर्स्ट रोटेशन बात करते हैं, पहला रोटेशन, तो एंड फॉर एग्जांपल नीचे है यहाँ पर, ओके, और एक बार आपने पहिया गोल घुमाया, तो फर्स्ट रोटेशन में एंड का मोशन देख, ये देख लो आप, यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पर आ गए, कितना रोटेशन हो गया इसका, ठीक है, एक रोटेशन हो गया, और ये पहला रोटेशन है। तो फर्स्ट रोटेशन में इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, शुरुआत वाली 0 ही रहेगी, तो ओमेगा नॉट भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, और यहाँ पर मेरा नंबर ऑफ रोटेशन कितना हुआ 1। तो आप सुनो, जो फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पर लगाया हुआ है 2 पाई एन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी, दिख रहे हो, यहीं पर मेरा कैपिटल एन कितना आएगा फर्स्ट रोटेशन के लिए। तो यहाँ पर याद रखो फॉर फर्स्ट रोटेशन, या फॉर, हाँ ठीक है फर्स्ट रोटेशन ही लिखता है, फर्स्ट रोटेशन, ठीक है, आपका कैपिटल एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, है ना, कैपिटल एन की वैल्यू कितनी होगी। तो देयरफॉर आपका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई इंटू 1, 2 पाई इंटू ओमेगा नॉट टी, तो 0 हो जाएगा, बराबर है। तो बचेगा क्या, सिर्फ हाफ, अल्फा कांस्टेंट है, तो आप हर जगह अल्फा वही इस्तेमाल करोगे, ठीक है। टी यहाँ पर टाइम T1 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, T1, तो ये फर्स्ट रोटेशन के लिए जो टाइम है दैट इज व्हाट, T1, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब क्या करना है अपना, ये देखो 2 पाई, ये कितना है 0.4 पाई, और यहाँ पर आपका T1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये देखो 2 से, जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम काटना बताया ना आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.2, और फिर इसके बाद ये कितना हो जाएगा 0.1। अच्छा उसी के साथ साथ पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा मुझे आप बताओ, इधर तो बचा सिर्फ 1, 1 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 0.1, और इधर पे क्या है T1 स्क्वायर हो गया। अच्छा 0.1 इधर आया तो अपॉन में हो जाएगा 1 अपॉन 0.1, पॉइंट हटा, एक 0 बढ़ा, ठीक है, तो आपका T1 बताओ क्या आ जाएगा बच्चों, तो ये स्क्वायर इधर आएगा, √10 हो जाएगा, देयरफॉर T1 इज इक्वल टू क्या हो गया, √10
सेकेंड, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, √10 ऐसे ही दिया हुआ आपने को, समझ में आ रहा है? ओके देखो √10 सेकेंड, आप चाहे तो उसको फर्दर स्क्वायर रूट देख सकते हो, 3.162 कितना हो जाएगा? 3.162। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा मुझे क्या निकालना है बच्चों? टी लास्ट। टी लास्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? 10 रोटेशन में टाइम कितना लगा हुआ है? पूरे 10 रोटेशन में 10 सेकेंड ही लगा हुआ है। 9 रोटेशन में अगर मुझे पता चल जाए तो मैं 10 में से वो T9 क्या कर दूंगा, 9 रोटेशन वाला टाइम निकाल दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि आखिरी रोटेशन के अंदर लास्ट रोटेशन में कितना टाइम लगा है। तो T10 माइनस क्या लिखूंगा मैं? T9 ऐसे लिख दिया। अच्छा T10 की वैल्यू तो पता है आपको 10 है, कितनी है? 10। T9 के लिए आप फॉर्मूला लिखोगे, मुझे बताओ। ठीक है यहां पर चाहे तो आप फॉर्मूला भी बना सकते थे, यहां पर एक फॉर्मूला बना के बता दूं, या एक काम करते रुको, ठीक है एक काम करते हैं, T9 कैलकुलेट करते हैं बच्चों हम लोग। फॉर 9 रोटेशन, कितने रोटेशन के लिए बच्चों? आपको ये समझ में आ रहा है ना कि 9 रोटेशन के लिए पूछा तो है नहीं, लेकिन क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि मुझे लास्ट रोटेशन के लिए निकालना है, और टोटल हुआ है 10 रोटेशन। 10 रोटेशन को तो पता है 10 सेकंड, 9 रोटेशन का टाइम मिल जाए मुझे, समझ में आ रहा है? तो माइनस करके निकाल दूंगा, पता चल जाएगा। फॉर 9 रोटेशन n इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 9 होगा। तो देखो यही वाला फॉर्मूला बनाइए, 2 पाई इंटू 9 है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ अल्फा, और ये क्या लिखूंगा? T9 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा इसको, अल्फा अगेन कांस्टेंट है। चलो क्या कर सकते हैं अभी अपन, 9 इधर पे ऐसे ही रहेगा, 2 पाई इंटू 9, वैल्यू रखो अल्फा की 0 पॉइंट, चलो क्या होने वाला है पता है ना? ये कटेगा 0.2, ठीक है ये कटेगा 0.1, और पाए से पाए क्या हो गया? कैंसिल। ये 0.1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? 9/0.1, और इधर पे क्या है? T9 का स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या होगा? ओके तो T9 की वैल्यू ज़रा चेक कर लीजिए बच्चों, ये पॉइंट हटेगा तो क्या होगा ज़रा बताना तो, एक जीरो बढ़ जाएगा, √90 आ गया हमारा। T9 कितना आ गया? √90। अच्छा √90 कैसे सॉल्व होगा सुनो, हाँ 9 इंटू 10 कर सकता हूँ, 9 बाहर आ गया, 3 √10 बोलो हुआ ये कि नहीं हुआ? तो योर T9 इज दिस। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं, मुझे तो निकालना है टी लास्ट। टी लास्ट के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? 10 रोटेशन के लिए टाइम माइनस 9 रोटेशन का टाइम, ये तो 10 ही है, 9 रोटेशन का कितना आया है? 3 √10। अच्छा फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सुनो कैसे सॉल्व करोगे इसको। आपको √10 की वैल्यू पता होना चाहिए, क्या बताया मैंने? 3.162। याद रख लोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप उसमें से लॉग देख कर भी कर सकते हो, और स्क्वायर रूट का टेबल रहता है वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन याद ही कर लेना √10। चलो 10 माइनस 3 2 सा क्या हो जाएगा बच्चों? 3 6 सा 18, ठीक है, और उसके बाद 3 1 सा 3, और ये 4 हो गया, 3 3 सा 9, राइट से 3 के बाद पॉइंट, मतलब 9.486। अच्छा अभी इसको माइनस करते हैं, माइनस करने वक्त ध्यान देना पॉइंट के नीचे पॉइंट, 10.00 मुझे ऐसे लेना पड़ेगा, 9.486। चलो माइनस करके बताओ बच्चों, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 4 5, ठीक है, 0 क्या 0.514 कितना आ गया? 0.514, ठीक है। चलो करिए इसको।
ठीक है, आ जाइए। अगला सवाल हमारा, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है ना बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ चुका है। ओके, अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें पहले सिचुएशन समझो कि हो क्या रहा है, ठीक है। और इसके अंदर एक करेक्शन है, ये पाई सेंटीमीटर को ना बच्चों आप 2 सेंटीमीटर कर दो, ठीक है। किसी की बुक में हुआ भी होगा, ठीक है। इसको 2 सेंटीमीटर कर दो, अदरवाइज क्वेश्चन थोड़ा सॉल्विंग में डिफिकल्ट हो जाता है। और ये जो आंसर्स दिया हुआ है ऐसे 2 लेकर ही सॉल्व किया हुआ है। चलो, डेटा समझ लीजिए पहले। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड दी ग्रामोफोन इज 0.5। अच्छा, आप लोगों को मालूम है ग्रामोफोन क्या होता है? तो एक बड़ी सी ब्लैक डिस्क होती है, उसके ऊपर एक ऐसे पिन, समझ में आ रहा है, और फिर गाना बजता है, ग्रामोफोन है ना, सब बड़े से आते थे वो। ओके, तो वो ग्रामोफोन जो है एक डिस्क होता है, बेसिकली बड़ा सा क्या होता है, डिस्क होता है, वो रोटेट करता है। तो उस ग्रामोफोन के ऊपर अगर आपके पास क्या है, ये देखो एक ग्रामोफोन है, इसका जो रेडियस है ना, ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर ले रहा हूँ, जो कि 8 सेंटीमीटर है। क्या है? 8 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, फिर यहाँ पर जो है ना बच्चों, आपके पास एक इनिशियली द सेंटर ऑफ कॉइन, यहाँ पर बोल रहा है कॉइन रखा गया है, इधर गया 8 सेंटीमीटर रेडियस, इनिशियली द सेंटर ऑफ कॉइन इज 2 सेंटीमीटर अवे। ये पूरा रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर। इस ग्रामोफोन के ऊपर आपने एक कॉइन रखा हुआ है, कॉइन, समझ में आ रहा है? ओके, वो कॉइन जो है ना, इससे कितनी दूरी पर है? फॉर एग्जांपल कॉइन यहाँ पर रख देता हूँ मैं, ओके, और कॉइन से ये दूरी कितना है, उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो इसको आपको स्मॉल आर लेना है। क्या करना है? स्मॉल आर लेना है। आप मुझे बताओ कि अगर ये ग्रामोफोन जब गोल घूमना शुरू होगा तो साथ में ये भी तो गोल घूमेगा, कॉइन भी तो गोल घूमेगा। अच्छा, कॉइन का रास्ता कैसा है, कॉइन कैसे गोल घूमता दिखाई देगा आपको? देखो मैं उसका पाथ ऐसे बना रहा हूं, बराबर है? तो कॉइन ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। तो कॉइन जब सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका रेडियस क्या है? 2 सेंटीमीटर है। तो समझ में आ रहा है, जब मैं इसके सर्कुलर मोशन की बात करूं तो रेडियस 2 सेंटीमीटर लूंगा, ना कि 8 सेंटीमीटर। इस बात को समझना। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि जब आप इसको ऐसे गोल घुमा रहे हो, ठीक है, स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, कब तक ये कॉइन वहीं पर रहेगा? कब तक रहेगा? जब तक, सुनो बात को, क्योंकि जब आप कोई ऐसे गोल घुमाते हो तो ये कॉइन किधर जाने की कोशिश करेगा? बाहर फिसलने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप गोल घुमाओगे तो किधर जाएगा? बाहर, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स को अंदर की तरफ खींचेगा, लेकिन यहां पर तो कोई रस्सी थोड़ी बंधी है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। मैंने आपको बोला था कि सेंट्रीपिटल फोर्स ये कोई ना कोई दे रहा होता है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, और ये कोई ना कोई प्रोवाइड करेगा। रस्सी वाले केस में टेंशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर मैं मून और अर्थ के बारे में बात करूं, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। लेकिन इस केस में क्या, कॉइन और इसके बीच में कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो फ्रिक्शन होगा जो उसको क्या करेगा? अंदर की तरफ पकड़ के रख रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब ये गोल घूमेगा तो यहाँ जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो होता है एफसीपी। क्या होता है? लेकिन एफसीपी कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पर कौन प्रोवाइड कर रहा है? और वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ आ रहा है? इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फॉर्मूला मैंने याद करने का तरीका आपको बताया हूं, ठीक है। कौन बताएगा? म्यू एस एन। अच्छा, म्यू के बेस पर, हाँ। तो बेसिकली इसको कैसे याद करते हैं? बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन अगर आप सर पे करोगे ना तो ऐसा मून बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था ऐसे याद करने का, म्यू इंटू एन। हाँ, उससे कोई उसका लेना देना नहीं है, बस याद रखने का टेक्निक बता रहा हूँ। तो फ्रिक्शन फोर्स का क्या होगा? म्यू एन, वेयर म्यू इज व्हाट? म्यू एस को लिखते हैं। तो म्यू कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है ये?
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और कैपिटल एन कौन होता है, नॉर्मल रिएक्शन। क्या होता है ये, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन देखो ज़रूरी नहीं है कि mg के बराबर हो, लेकिन इस केस में क्योंकि कॉइन आपने ऐसे रखा हुआ है, ये आपके पास कॉइन है, ठीक है, फ्लोर पे रखा हुआ है, मतलब ग्रामोफोन पे रखा है, इसका वेट किधर है, नीचे, हॉरिजॉन्टल, कैसे सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं भाई, बॉडी से अवे बताएंगे और उसे परपेंडिकुलर बनता है, जिस सरफेस पे वो लाई कर रहा है वहाँ से परपेंडिकुलर। तो मेरे को ये एन जो है वो वेट को बैलेंस कर रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एन इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पर आपका एन की जगह क्या आ जाएगा, बेसिक फॉर्मूला ये हमेशा अप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखिए बात को, हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। इस केस में एन इज इक्वल टू एम जी, तो मोम जी बोल देंगे आप। हाँ क्लियर है, ओके। तो आपका ये वाला फॉर्मूला हो गया, कहानी समझ में आ गई, आप क्वेश्चन समझो और आगे पढ़ते हैं हम लोग। एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देयर, मतलब आपको ना मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है जिस पर ये जस्ट क्या होने लगेगा, स्लिप होने लगेगा। समझ में आया, जस्ट स्लिप वाला यानी अपन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पे चले गए। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा होता है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, दिस इज फॉर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, ये मैक्स का फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है, मैक्स का फॉर्मूला है। एफ एस जो है ना इसके बराबर या इससे कम रहता है, म्यू एन से बराबर या तो उससे कम रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फॉर्मूला किसका होता है, मैक्सिमम वैल्यू का होता है, और एफ एस जो होता है वो उससे एक्चुअल में क्या रहता है, कम रहता है, बराबर हुआ तो लिमिटिंग वैल्यू हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो अपने को मैक्सिमम यहाँ पर फोर्स, और इसी पर क्या होने लगता है, ये जस्ट स्लिप होता है, जस्ट स्लाइड, जस्ट स्लिप, जस्ट स्लाइड वाली कंडीशन आती है। तो ये लिमिट क्या बोलेंगे अपन, जस्ट स्लिप या जस्ट स्लाइड वाला कंडीशन आता है, तो अपन बात करते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा तो आपको डेटा अगर बात करें, ये डेटा ज़रा बताओ, कैपिटल आर लिख देंगे आप कितना, 8 सेंटीमीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻²। अच्छा स्मॉल आर लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, उसके बाद क्या निकालना है बच्चों, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्या निकालना है अपने को, एन मिनिमम निकालना है। बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट दी, क्या लिखा हुआ है वहां पर, रिम, मतलब बाउंड्री पर रहेगा। अगर ये खसक के यहाँ पहुंच जाए तब ये इसका रेडियस कितना होगा, अगर ये बाउंड्री पर पहुंच गया तो 8 होगा, समझ आ रहा है। तो जब वहां पहुंच जाएगा तब उसकी फ्रीक्वेंसी कितने फैक्टर से चेंज होगी, तो ये आपका इनिशियल फैक्टर, इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, इसको आप n1 भी बोल सकते हो, समझ में आ रहा है। और हम लोग क्या निकालने वाले कि n2 जो है जब ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ से किधर आ जाए, इधर पे आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन चाहिए तो आप बना सकते हो। एक काम करता हूँ, ठीक है, अगर कॉइन किधर आ जाए बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा तो रेडियस कितना लिया जाएगा, समझ आ रहा है। तो तब उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, n2। अभी जो है यहाँ पर इस सिचुएशन में इसका फ्रीक्वेंसी n1, जो कि आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको पूछ रहा है। चलो सॉल्व करें, ये सब मिटा दूं, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो n2/n1, ये पूछ रहा है। चलो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, या सॉरी सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ
एफ सी पी इज इक्वल टू वॉट, एफ एस। अच्छा, एफ सी पी का फॉर्मूला आपको पता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना, या और भी लगा सकते हैं अपन, एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तीन फॉर्मूला बनता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम वी ओमेगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। ये वाला क्यों लगा रहा हूँ, इसका रीज़न अभी बताऊंगा मैं आपको। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू एम जी, डायरेक्ट म्यू एम जी लिख रहा हूँ, ठीक है। एम से एम क्या हो जाएगा, अच्छा आर को ऐसे ही रहने दीजिए, ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई एन, 2 पाई एन, जिसको आप 2 पाई एन वन भी लिख सकते हो, 2 पाई एन, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस इंटू जी, ठीक है। आगे सुनो इधर पे, अच्छा और एक चीज़ याद रखना, जी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर है, क्या है, पाई स्क्वायर। अब ये स्टेप में काम आएगा आपको, देखो ये आर ऐसे ही रहेगा 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। बताओ क्या करना चाहिए मुझे, ये जो गिवन, ये जो डेटा दिया है किस लिए दिया है, क्या करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। पाई स्क्वायर और जी बराबर है ना एक दूसरे के, जी कितना होता है 9.8, 3.142 का स्क्वायर करूंगा वो भी 9.8 ही आता है, दोनों क्या कर सकते हैं लगभग कैंसिल हो जाएगा, बराबर रहते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा आप क्या करते हैं, 4r को वहाँ भेज दो, एन स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस अपॉन वॉट, 4r, बस वैल्यू पुट कर दो, और स्क्वायर को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और ये मेरा कौन है पता है, दिस इज माई n1, दिस इज माई 1 कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। चलो म्यू एस की वैल्यू बताओ, 0.5, म्यू एस यहाँ पर डेटा में लिख देना 0.5, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 0.5 अपॉन 4 इंटू आर, मेरा कितना, आर कौन सा वाला ले रहे हैं समझ में आ रहा है, शुरुआत का छोटा वाला, 2 इंटू वॉट, 10⁻², ये सेंटी का -2 को भूलना मत, ठीक है। आगे करते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ ना, 0.5 मतलब पता है आपको 1/2 होता है, तो 1/4 इंटू, वो 2 भी नीचे आ गया तो समझ आ रहा है 4 हो जाएगा, और 10⁻²। अब इसको बस स्क्वायर रूट के बाहर लेना है, ये देखो सॉल्व हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 इंटू 4 4, 10⁻² तो -1 बराबर, ऊपर चला गया तो क्या हो गया, +1 मतलब 10 डिवाइड बाय 4, इसको काटेंगे, 2 ज़ा 2 बचा पॉइंट, ठीक है, 5 ज़ा 20, n1 आ गया। ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यूनिट क्या लिखेंगे, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, दिस इज योर n1। अच्छा सुनो बात को, दूसरा जो केस क्या कितने फैक्टर से बोल रहा था ना अपने को, तो हम लोग क्या लिखते हैं, n2 का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं, ये देखो ये देख रहे हो n1 का फॉर्मूला, ऐसे ही आप n2 का बना सकते हैं, बस आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, मतलब यहां पर क्या चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, n2, और यहां पर रेडियस कैपिटल R आएगा, क्या आएगा, कैपिटल R, क्योंकि ये कहां चला गया, बाउंड्री पर, जब रिम पे चला जाएगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा कैपिटल R हो जाएगा ना यार। फॉर्मूला यहीं से लगाएंगे, 4 इंटू क्या लिखूंगा अभी, कैपिटल R। चलो इसको सॉल्व करिए, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, सुनो, आप चाहे ना ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल R और स्मॉल r में क्या रिलेशन है जरा मुझे बताओ, ये 8 और वो 2 है, 4 टाइम्स है, तो यहां पर जो है ना आप एक रिलेशन भी लिख सकते हो कि कैपिटल R जो है ना बच्चों, वो स्मॉल r का कितना गुना है, 4 गुना है ना। ये देखो R को अगर 2 रखूंगा तो 4 दूनी 8 करके आपका, स्मॉल r की जगह 2 रखूंगा तो कैपिटल R कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 इंटू, देखो मैं कैपिटल R की जगह लिख रहा हूँ 4 इंटू स्मॉल r, क्या लिखा, 4 इंटू स्मॉल r,
अच्छा, एक 4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट के बाहर, बताओ जल्दी फटाफट से क्या आ जाएगा? 1/2, अंदर क्या बचा? म्यू एस अपॉन 4r। बताओ यहाँ पर ये म्यू एस अपॉन स्मॉल 4 इंटू स्मॉल r कौन होता है? n1 होता है। हो गया? आप n2 बाय n1 करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो n2 बाय n1 इज इक्वल टू 1/2। तो कितने फैक्टर से? हाफ फैक्टर से। ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? सोचो जरा, डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगी। तो बाहर जाएगा कॉइन तो फ्रीक्वेंसी विल रिड्यूस। कितने फैक्टर से? हाफ फैक्टर से। तो आपने को क्या पूछा था, देखो यहाँ पर बाय व्हाट फैक्टर विल आंसर चेंज, तो आधे फैक्टर से चेंज हो जाएगा ये आंसर। कितने फैक्टर से? हाफ फैक्टर से। अंडरस्टूड? चलिए करिए इसको। ठीक है, अगला सवाल आपका टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है, जो कि आपका वेल ऑफ डेथ पर है। किस पर? वेल ऑफ डेथ पर। अच्छा, वेल ऑफ डेथ में आपको याद है ना, मैंने आपको बोला था कि मुंह नीचे आ जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पर मैंने क्या बताया था? मैक्सिमम वेलोसिटी। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं वेल ऑफ डेथ में तो वहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपको रोटेशन कंटिन्यू रखने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड रहेगा। मैक्सिमम आप कितने से भी जाओ, समझ आ रहा है? तो मिनिमम कितना चाहिए ये आपको डिसाइड करना पड़ा, अदरवाइज आप सर्कुलर मोशन नहीं कर पाओगे। तो वेल ऑफ डेथ में मिनिमम का फॉर्मूला याद रखना है। किसका फॉर्मूला याद रखना है? मिनिमम का फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा चलो डेटा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक मोटरसाइकिलिस्ट है, इसको एक पॉइंट मास लेकर ट्रीट करना है, इज टू अंडरटेक हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल ले रहा है कहाँ पर? सिलेंड्रिकल वॉल है ऑफ वेल ऑफ इनर रेडियस। इसका रेडियस कितना है? तो रेडियस आप लिख दें 4 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? ये 0.4। बताओ ये कौन है? म्यू एस हो गया। कैलकुलेट मिनिमम स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी नेसेसरी। तो मिनिमम स्पीड वी मिनिमम निकालना है, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी भी निकालना है, तो एन भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिचुएशन अगर आप देखें तो ये आपके पास वेल ऑफ डेथ है, और आपको मोटरसाइकिलिस्ट को एक पॉइंट मास लेना है, तो ये बेसिकली ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ऐसे, बराबर। अच्छा, तो कम से कम आपको याद है ये वाली सिचुएशन के अंदर कि वी मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता था हमारा? अंडर रूट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या याद करते थे? वी मैक्स अंडर रूट म्यू मुर्गी म्यू आर जी, बराबर है ना। तो मैंने बोला था कि जब वेल ऑफ डेथ में बात करेंगे तो मुंह किधर आ जाएगा? तो अंडर रूट आर जी बाय म्यू। याद आ रहा है कुछ ऐसे हम लोग ने बात किया था। अच्छा तो चलो डेटा लगा लेते हैं बच्चों। वेल ऑफ डेथ वाली कहानी, मेरे पास रेडियस है 4 मीटर, ठीक है, म्यू एस है 0.4, और वी मिनिमम आपको पता करना है, एन भी पता करना है। उसी के साथ साथ वो मिनिमम रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगा? मिनिमम ही रहेगा, एन मिनिमम बोल सकते हैं। और उसी के साथ साथ जी की वैल्यू देख लीजिएगा बच्चों, 10 लेने बोल रहा है हम लोग को। जब क्वेश्चन में दिया है डेटा में कि 10 लेकर सॉल्व करो, ठीक है, तो फिर 9.8 नहीं लेना है अपने को। अंडरस्टूड? चलो सोल्यूशन, वी मिनिमम का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट आर जी अपॉन वॉट? म्यू एस। चलो आर की वैल्यू है 4 इंटू ये कितना है 10, और ये कितना है 0.4। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट को कट करूँगा तो एक ज़ीरो ऊपर पड़ जाएगा। अच्छा उसी के साथ साथ क्या हो जाएगा बच्चों? 4 से 4 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा, बराबर। 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, ये इजीली सॉल्व हो गया। अब देखो ये टाइप के क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं 2 मार्क्स में, समझ में आ रहा है? 2 मार्क्स के अंदर सीधा सीधा ऐसे आराम से आपको डेटा वगैरह पे मार्क्स नहीं होते, यहाँ से मार्क्स मिलना शुरू होता है।
इधर पे फॉर्मूले पे आधा मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन पे आधा मिल जाएगा, सही आंसर पे आधा मिलेगा, फिर यूनिट पर आधा मिलेगा। इस तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, कोई बड़ा न्यूमेरिकल होता है तो वहाँ पर मॉडिफिकेशन पर भी मार्क्स होता है। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में कोई रिलेशन बताओ। चलो मैं बना के बताता हूँ। चलो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन मालूम है, ये तो मालूम ही होगा। ओके, और ओमेगा और वी में क्या रिलेशन होता है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो मतलब ओमेगा की जगह v बाय आर लिख सकता हूँ। ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह आ जाएगा v अपॉन आर। तो 2 पाई को यहाँ भेज दो, n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? बनाने आना चाहिए। कितनी चीज़ें याद रखोगे आप? समझ आ रहा है? बेसिक तो याद रहेगा, उसके बाद बनाने आना चाहिए। तो n का फॉर्मूला क्या बनेगा? v अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, चलो n मिनिमम का फॉर्मूला क्या बोलूँगा मैं? v मिनिमम अपॉन वॉट? 2 पाई आर। v मिनिमम आया 10 अपॉन 2 इंटू, ठीक है, पाई 3.142 इंटू आर हमारा 4 बराबर है। इसको अभी सॉल्व कर ले, ये लिख लोगे। इसको क्या कर ले हम लोग? 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको काट सकते हो आप। 8 1 ज़ा 8 बराबर है 2 बचा, 2 ज़ा 16 बराबर है। चलो अभी क्या करते हैं, इसका लॉग सॉल्व कर लेते हैं। ज़रा लॉग बताना फटाफट से। 1.25, 12 का 5 में लॉग बताओ जल्दी फटाफट से। और 3.142 का तो याद रखना है 4972। देखो ये फटाफट से। हाँ 0969। इसका बताओ। 31 का 4 और 2 में देखो। मिला? फोर 4972 बराबर ना। माइनस कर देंगे। 9 माइनस 2 7, 16 माइनस 7 9, 8 माइनस नहीं होता है तो 18, ये हो जाएगा 1 बार 10 9 और ये 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 माइनस 9 9, 9 माइनस 4 5, 1 बार माइनस 0 1 बार। ये एंटी लॉग चेक करो। 0.59 का 9 और 7 में, जल्दी से एंटी लॉग देखो फटाफट से। थ्री 9 7 8, 1 बार 0 पॉइंट। या आप ऐसे लिख सकते हो शॉर्टकट जैसे मैंने सिखाया था। कितना नंबर बोला था अभी आप लोग ने? 3978 बोला था। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से पहले के बाद पॉइंट और 10 कितना लिख देंगे? -1। आंसर इज 3.978 10 विच कैन बी रिटन एज 0.3978। ठीक है, यूनिट क्या लिखोगे? आरपीएस। हर्ट्ज लिख दोगे तब भी चल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, खत्म। दिस इज योर